किसी जंगल में एक पारो चिड़िया रहती थी। पारो चिड़िया बहुत अच्छी थी, परंतु उसका बुरे समय चल रहा था। एक हादसे में उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद घर का खर्चा चलाना और बच्चों की देखभाल करना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। उसी जंगल में एक गोरी कवि भी रहती थी। गोरी कवि पारो के पास आके कहती है, अरे पारो चिड़िया, बड़ी परेशान लग रही हो, क्या बात है? गोरी बहन, तुम तो जानती हो कि राजू जी की मौत के बाद बच्चों की जिम्मेदारी मुझ पर है। बस इसी कारण थोड़ी परेशान हूँ कि किस तरह करूँ और कैसे घर चलाऊँ। हाँ हाँ पारो चिड़िया, वो तो मैं अच्छे से जानती हूँ। मेहनत तो तुमसे होती नहीं, अपने पति से मेहनत करवा करवा के तुमने तो उसकी जान ही ले ली। बस कर दो गोरी बहन, किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं। बस बस पारो, मैं सब जानती हूँ। तुम मुझसे और कालू जी से भी ज्यादा अमीर होना चाहती हो। इतनी लालची चिड़िया हो, देख लो तुम्हें तुम्हारी लालच की सजा मिल ही गई आखिर। गोरी आंटी, आप तुरंत यहाँ से चली जाएं, वरना मैं छोटा जरूर हूँ लेकिन मेरा हाथ ना उठ जाए आप पर, या मैं कोई गलत बात ना मुंह से निकाल लूँ। आप यहाँ से चली जाएं। हाँ गोरी कवि, तुम यहाँ से तुरंत चली जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर गोरी कवि उड़ती हुई वहाँ से चली जाती है। मम्मा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। बाबा वाली टैक्सी मुझे दें, कल से मैं वो टैक्सी चलाया करूँगा और पैसे कमाया करूँगा। अब मैं आपको मजीद मुश्किल में नहीं देख सकता। नहीं मेरे बेटे, अभी तो तुम्हारी उम्र बैग उठाने की है और स्कूल जाके पढ़ने लिखने की है। मैं ही वो टैक्सी चलाऊंगी। आपके बाबा ने मुझे टैक्सी चलाना सिखा दिया था। रात हो जाती है। ओ जी, आप कहाँ चले गए? बच्चों की जिम्मेदारी मुझे दे के आप चले गए। मैं ये जिम्मेदारी पता नहीं पूरी कर भी पाऊंगी या नहीं। ऐसा सोचते हुए और रोते हुए पारो चिड़िया सो जाती है। कुकू भी सो चुका था। अगले दिन पारो अपने पति की टैक्सी साफ करती है और उसे चलाने के लिए ले जाती है। अरे वाह पारो चिड़िया, ये तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। मैं तो उड़ता उड़ता थक गया हूँ, मुझे दूसरे जंगल जाना है। अगर तुम अपनी टैक्सी पर मुझे दूसरे जंगल ले जाओगी तो बहुत अच्छा होगा। क्यों नहीं तोते भैया, मैं आपको दूसरे जंगल अपनी टैक्सी पर ले जाऊंगी। आप फौरन से ही आके मेरी टैक्सी में बैठ जाएं और हम दूसरे जंगल चलते हैं। फिर पारो चिड़िया तोते को अपनी टैक्सी में बिठा के दूसरे जंगल के लिए रवाना हो जाती है। वो तो बहुत ही अच्छी टैक्सी चलाती थी। तोता टैक्सी में बहुत अच्छा महसूस कर रहा था और पारो से कहता है, अरे वाह पारो चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी टैक्सी चलाती हो, तुम बहुत मेहनती हो। मुझे यकीन है कि तुम अपने बच्चों को अपने बाबा की कमी कभी महसूस नहीं होने दोगी। बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया। लीजिए, बातें करते करते समय का पता ही नहीं चला और दूसरा जंगल भी आ गया। बहुत अच्छा लगा तुम्हारी टैक्सी पे बैठ के पारो। ये लो अपने पैसे, और अब मैं यहाँ से जाता हूँ, मुझे आगे भी थोड़ा काम है। अरे वाह, आज तो सुबह ही सुबह बहुत अच्छी सवारी मिल गई और पैसे भी अच्छे बन गए। अब मैं जाती हूँ और पक्षियों को देखती हूँ, उन्हें शायद मेरी जरूरत हो। फिर इसी तरह से पारो चिड़िया को बहुत से पक्षी सवारी मिल जाते हैं। लाली बुआ भी उन्हीं में से एक थी। मैं इस जंगल की सबसे ज्यादा उम्र वाली चिड़िया हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि तू मेहनत करके अपने बच्चों का पेट पाल रही है। देखना, ऊपर वाला तेरा हाथ थामेगा और तू पहले की तरह अमीर हो जाएगी। शाम हो जाती है। पारो सोचती है, आज तो अच्छी कमाई हो गई मेरी, और वहाँ कुकू मेरी राह देख रहा होगा। शाम हो गई है, लौटते लौटते रात हो जाएगी, घर जाती हूँ। इधर कुकू अपनी मम्मा की राह देख रहा होता है। रात हो चुकी होती है, उसकी मम्मा भी घर आ जाती है। मम्मा, अकेले मुझे घर में बहुत घबराहट हो रही थी। कुकू बेटा, अब तो आपको आदत बनानी होगी, क्योंकि मेरी टैक्सी बहुत अच्छी चलने लगी है। हमारी कमाई भी बहुत अच्छी होने लगी है। अब हम बहुत जल्दी पहले की तरह अमीर हो जाएंगे। कुकू बेटा, मैं जानती हूँ कि आप घर में अकेले बहुत घबरा जाते होंगे, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ। राजू जी, काश आप हमारे साथ होते, लेकिन मैं जानती हूँ आप जहाँ गए हैं वहाँ से लौट के कभी आप हमारे पास नहीं आ सकते। ऐसे दुखी होती भी वो भी अपने बेटे के साथ बैठे बैठे ही सो जाती है। इधर गोरी कवि से बिल्कुल भी पारो की खुशी नहीं देखी जा रही थी। गोरी, कल हम भी पारो की टैक्सी पे बैठ के दूसरे जंगल जाएंगे। मैं अपनी माँ के घर और तुम अपनी बहन के घर हो आना। दूसरे जंगल तो मैं जरूर जाऊंगी, क्योंकि मुझे अपनी दीदी से मिलने का बहुत मन हो रहा है, लेकिन मैं उस पारो की टैक्सी पे बैठ के नहीं जाऊंगी। आपको क्या पता कि मुझे उससे कितनी नफरत है। मेरा बस चले ना, मैं तो उसकी टैक्सी ही तोड़ दूं। वो एक विधवा चिड़िया है, तुम उसके साथ अच्छी ही रहो। ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऊपर वाला नाराज हो जाए। अरे पारो, बहुत तारीफ सुनी है तुम्हारी टैक्सी की। आज हमें भी दूसरे जंगल लेके जाओ। मैं अपनी माँ के घर और गोरी अपनी दीदी के घर जाएगी। हमें मिलने का मन हो रहा है।
मन तो मेरा बिल्कुल भी नहीं हो रहा इसकी टैक्सी में बैठने का, पता नहीं किस तरह से चलाए, कहीं एक्सीडेंट ही ना कर दे, लेकिन कालू जी आप कहते हैं तो मैं बैठ ही जाती हूँ। फिर पारो चिड़िया गोरी कवि और कालू कौवा को लेके दूसरे जंगल चली जाती है। कालू कौवा तो सारा रास्ता पारो की तारीफ करता आता है। अरे वाह पारो चिड़िया, तुम तो बहुत अच्छी टैक्सी चला लेती हो, तुम तो राजू चिड़िया से भी ज्यादा अच्छी चला लेती हो। मुझे यकीन है कि तुम एक दिन दोबारा से अमीर हो जाओगी। लेकिन गोरी कवि सारा रास्ता जलती आती है क्योंकि उससे पारो की तारीफ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं थी। अरे सुनाओ बहन, बहुत अरसे बाद आना हुआ है, कैसी हो तुम? कुछ परेशान लग रही हो, बताओ तो क्या हुआ है मेरी बहन? क्या बताऊं दीदी, आपको तो पता है वो पारो अमीर थी, अब उसका पति मर गया। मैंने कहा चलो अब वो गरीब हो गई, मेरी जान छूटी, लेकिन अब तो वो अपनी टैक्सी दोबारा से चला रही है और वो तो फिर से ही अमीर होने लगी है। और ऊपर से ये कालू है कि उसकी तारीफ ही करे चला जा रहा है। मैं तो बहुत जलती हूँ उससे। तो तेरा ये दिमाग किस दिन काम आएगा? ऐसा कर, किसी भी तरह से कोई ऐसी चाल चल कि उसकी टैक्सी पर कोई बैठे ही ना और उसका काम खराब हो जाए। इधर पारो चिड़िया रोज की तरह अपने अड्डे पे जाके खड़ी होती है। सुबह सुबह का टाइम था कि वहीं पर एक उल्लू आता है। उल्लू चाचा बहुत मशहूर थे, उनका बहुत बड़ा कारोबार था। पारो चिड़िया, अगर तुम मेरी गंदुम और मेरे चावल की बोरियां यहाँ से वहां ले जाया करो तो मैं तुम्हें रोज के 500 दिया करूंगा। मुझे एक ऐसे पक्षी ड्राइवर की जरूरत थी जो एक ईमानदार हो, और तुम एक ईमानदार चिड़िया हो। क्या तुम्हें ये मंजूर है? अरे उल्लू चाचा, इसमें ना करने वाली बात ही कोई नहीं। इस तरह से तो मेरे वक्त की भी बचत हो जाएगी और मुझे पैसे भी अच्छे मिल जाएंगे। मैं आज ही आपके साथ ये काम करूंगी। तो बस ठीक है, आज ही तुम ये वाला काम शुरू करो। गोदाम से चावल और आटे की बोरियां उठा के मेरी फैक्ट्री में जाके रखनी होंगी तुम्हें, और इसके बदले में मैं तुम्हें 500 रोज के दिया करूंगा। बस फिर क्या था, पारो चिड़िया तो बहुत खुश हो जाती है और वो ऐसे ही सारा सामान उठा के गोदाम से फैक्ट्री ले जाया करती है। इस तरह से उसके वक्त की भी बचत हो जाती है। वो जल्दी ही वापस अपने कुकू बेटे के पास भी चली जाती है और उसको पैसे भी अच्छे मिल जाते हैं। अब तो पारो रात से पहले ही अपने कुकू के पास चली जाया करती थी। मम्मा, मेरी प्यारी मम्मा, पहले तो आप रात को आया करती थी और अब आप जल्दी ही आ जाती हैं। शाम ढलने से भी पहले आप आ जाती हैं। क्या बात है, क्या आजकल काम नहीं लग रहा? नहीं मेरे प्यारे कुकू, ऐसी बात नहीं है, बल्कि हमें उल्लू चाचा की फैक्ट्री का काम मिल गया है। उनकी ही लोडिंग अनलोडिंग में करती हूँ। जो बाकी समय बचता है उसमें थोड़े से ही पक्षी सवारी उठा लेती हूँ और वक्त से आपके पास आ जाती हूँ, ताकि पैसे भी बनते रहें और मेरे कुकू के लिए मेरे पास वक्त भी बचता रहे। अब तो मैं बहुत खुश हूँ मेरे बेटे। अच्छा, तो अब मैं समझी। अच्छा, तो इसको उल्लू चाचे का काम मिल गया। अब देखना मैं क्या करूंगी, मेरे लिए तो आसानी हो गई है, आसानी। अगले दिन जब टैक्सी में पारो बोरियां लोड करती है तो गोरी कवि भी छुप के बोरियों के पीछे बैठ जाती है। उसने एक जग भी उठाया हुआ था जिस जग में पानी था। जैसे ही पारो टैक्सी चलाती है वो अपना जग निकालती है और एक एक बोरी में पानी डाल देती है। पानी डालने के बाद गोरी चुपके से वहां से निकल जाती है, लेकिन पारो बेचारी बेखबर को क्या खबर थी। जब वो उल्लू के पास पहुंचती है और बोरियां उतारती है तो खुद भी हैरान हो जाती है। सारी गंदुम और चावल खराब हो चुके थे। अरे पारो, तुम्हारी जिम्मेदार तबीयत देख के ही तो मैंने तुम्हें ये काम दिया था। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। यकीन करें उल्लू चाचा, मुझे इसके बारे कोई खबर नहीं। मैं नहीं जानती कि ये पानी कैसे आ गया, क्योंकि मैंने बहुत एहतियात से बोरियां रखी थी और एहतियात से टैक्सी चलाई है। एक तो इतनी लापरवाही की है, ऊपर से तुम बात भी साथ कर रही हो। क्या मैंने इसमें पानी डाल के रखा था? अब ये इतना बड़ा नुकसान तुम पूरा तो कर नहीं सकती। पैसे तो तुम्हारे पास है नहीं, इसलिए जो तुम्हारा घर है वो आज से मेरा है। तुम अब उस घर में नहीं रहोगी, अपना कोई और बंदोबस्त करो। पारो बेचारी निराश होकर अपने बेटे को लेके बाहर आ जाती है। उसका घर उल्लू ले लेता है। मम्मा, काश हमारे बाबा जिंदा होते तो हमारे साथ ऐसा कोई भी ना करता। मेरे कुकू, मेरी मम्मा कहा करती थी कि जो भी पक्षी अपने बच्चों के लिए सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला उनका हाथ जरूर थामता है। तुम देखना, कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा। एक विधवा चिड़िया के साथ तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने तुम्हें टैक्सी में जाते हुए छुप के बैठते हुए देख लिया था, तुम्हारे हाथ में जग भी था। अब ना बहाना करना, ये ना कहना कि तुमने नहीं किया था। उसका नुकसान मैं ही पूरा करूंगा। जो मैंने बचत करके पैसे रखे हुए थे कारोबार को बढ़ाने के लिए, अब मैं उससे उसका घर खरीद के दूंगा। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम कालू जी? उसको गरीब करने के लिए तो मैंने ये सब कुछ किया है और तुम खुद ही गरीब होने की बात कर रहे हो। हम अगर अपना पैसा उस पे लगा देंगे तो हम तो गरीब हो जाएंगे।
बस बहुत हो गया, जाओ अब इसी वक्त अपनी बहन के घर जाओ या जहां पर भी जाओ, मेरे घर से निकल जाओ। मेरे घर में तुम जैसी कवि की कोई जगह नहीं जिसके अंदर सिर्फ हसद ही पलता हो। उस विधवा चिड़िया का घर तो मैं उसको दिलवा के ही रहूंगा, लेकिन अब तुम्हें इस घर में मैं नहीं रखूंगा। कालू की बहुत बातें सुनाने के बाद गौरी कवि रोती हुई वहां से चली जाती है। पारो चिड़िया और कुकू को उनका घर वापस मिल गया था, क्योंकि उल्लू को कालू कौवे ने पैसे दे दिए थे और घर वापस ले दिया था। पारो बहन, आपको आपका घर वापस मिल गया और आप अपने वापस घर में आ गई। हाँ कालू भैया, न जाने कौन सा नेक पक्षी था जिसने हमारे पैसे अदा करके हमें हमारा घर वापस दिला दिया। उसने तो अपना नाम भी खुफिया रखा है, ऊपर वाला उसको बहुत दे। पारो चिड़िया, अब तुम अपनी टैक्सी का काम फिर से शुरू करो ताकि दोबारा से तुम अच्छा कमाने लगो। गौरी कवि प्यासी थी और वो पानी पीने नदी के पास जा रही थी। सोचती थी कि इस बुढ़ापे में मेरा साथ कौन देगा, लेकिन देखो ऊपर वाले ने मुझे तुम जैसी बेटी दे दी। मैं तुम्हें पाके बहुत खुश हूँ मेरी बेटी। माँ जी, आपने भी मुझे माँ की कमी कभी महसूस नहीं होने दी। माँ के जाने के बाद आप ही मेरी माँ बनी हैं। चिड़िया, चलो बहुत प्यास लगी है, चल के पानी पी लेते हैं नदी के पास। फिर बूढ़ी चील और चिड़िया दोनों नदी के पास पानी पीने आ जाते हैं। गौरी कवि वहां पहले से बैठी होती है। चील, माँ जी आपको जेब तो नहीं देता इस छोटी जात वाली चिड़िया के साथ दोस्ती करना? ये कोई बात हुई भला? कहाँ आप, कहाँ ये तुम्हारी नजर में छोटी होगी, मेरी तो ये बेटी है, बेटी। लेकिन चीलें तो पक्षियों का शिकार करती हैं, दोस्ती थोड़ी ना करती हैं। आपकी दोस्ती कैसे हो गई इसके साथ? अरे बेवकूफ काली कवि, करती होंगी चीलें शिकार, लेकिन मैं ऐसी चील नहीं हूँ। फिर गौरी कवि हसद और जलन में वहां से उड़ती हुई चली जाती है। वो उड़ती हुई कहीं दूर जाके बैठ जाती है। वहीं पास वाले पेड़ पे दो उल्लू बैठ के बातें कर रहे होते हैं। काम तो मुश्किल है, लेकिन वो चील बुढ़ी हो गई है। अब अगर हम उसको मार दें तो हम पूरे जंगल के राजा बन जाएंगे। गौरी कवि पास के पेड़ पे बैठ के उनकी बातें सुनने लगती है। बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन बात ये है कि उसको मारना आसान थोड़ी ना है। कोई ना कोई योजना तो बनानी होगी हमें इस काम के लिए। अरे वाह, लोहा गरम है, यही मौका है, जाके जर्ब मारती हूँ अपनी। फिर गौरी कवि उड़ती हुई उल्लुओं के पास चली जाती है। अरे ओ काली कवि, तुम इतनी बहादुर कहाँ से हो गई? हम उल्लुओं के पास आने से पहले तुम्हें डर नहीं लगा? जब बात ही मैं उल्लुओं के फायदे की करने आई हूँ तो फिर डर कैसा? अब मेरी बात गौर से सुनो। तुम चील को मारना चाहते हो, मैंने सब सुन लिया है। मैं इस काम में तुम्हारी बहुत अच्छी मदद कर सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। चील को मारना इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। सबसे पहले तुम्हें इस काम के लिए चिड़िया को खत्म करना होगा। वो छोटी चिड़िया है नहीं, रानो चिड़िया, वो चील की बेटी बनी हुई है और वही ही उसकी कमर है। अगर तुम उसको मार दो तो चील की कमर टूट गई। हाँ तो फिर ठीक है, तुम उस चिड़िया को हमारे पास ले आना, हम उसे यहीं खत्म कर देंगे। तो बस ठीक है, फिर तैयार रहना। कल सुबह ही मैं चिड़िया को किसी बहाने से तुम्हारे पास लेके आऊंगी और तुम यहीं पर ही इंतजार करना। ऐसा कहते हुए गौरी कवि खुशी खुशी वहां से अपने घर लौट जाती है। अरे क्या बात है पत्नी जी, आज आप बहुत खुश दिखाई दे रही हो और बड़ा टाइम लगा के आई हो, कहाँ थी? हाँ हाँ, खुश हूँ, खुशी से नाचूंगी मैं तो। अब मेरी चिड़िया दुश्मन खत्म हो जाएगी हमेशा के लिए। रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। बस आज अब उस रानो चिड़िया का काम तमाम हो जाएगा। हाँ, उसके बाद हमारी सबसे बड़ी रुकावट आगे से हट जाएगी। नीचे बैठा मिठू तोता अमरूद खा रहा था। वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। मुझे चिड़िया को बताना होगा, मुझे अभी जाके सब बताना होगा। ये लोग चिड़िया को मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। बिना देरी करते हुए मिठू तोता वहां से उड़ जाता है और वो चिड़िया के पास आके बैठ जाता है। चिड़िया जल्दी से चली जाओ, मैंने ये सब अपने कानों से सुना है। लेकिन मिठू भैया, मैंने उन उल्लुओं का क्या बिगाड़ा है? मेरा क्या कसूर है? ये सब तो मैं नहीं जानता। चिड़िया जिंदा बच गई तो सोच लेना सब कुछ। अब जाओ दूसरे जंगल। फिर चिड़िया सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी माँ के जंगल चली जाती है। वो अपनी माँ के घर रहने लगती है। आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? क्यों मारना चाहते हैं वो मुझे? रानो, कहाँ चली गई तुम? मैं तुम्हारे बिना अधूरी हूँ मेरी बच्ची, मेरे पास आओ। कहाँ ढूंढूं तुम्हें अब मैं इस उम्र में? कहाँ चली गई? शाम हो गई और अभी तक तुम नहीं आई।
सब से पूछ लिया, किसी को भी नहीं मालूम कि वो चिड़िया कहाँ चली गई। वो उल्लू मुझे नहीं छोड़ेंगे। गौरी कवि यही सोच रही होती है कि वहाँ उल्लू आ जाते हैं। कहाँ गई है रानो चिड़िया? तुमने तो कहा था मैं रानो चिड़िया को तुम्हारे पास लेके आऊंगी। उल्लू जी, कोई नहीं जानता कि वो कहाँ चली गई। सुबह से अब तक मैं उसको ढूंढ रही हूँ। लेकिन अब तुम हमारा राज जान चुकी हो, अब हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ सकते। ऐसा कह के वो उल्लू गौरी कवि पे लपकते ही है कि चील आ जाती है। उनमें खूब लड़ाई होती है। चील उन्हें अच्छा मारती है और वो दुम दबा के वहां से भाग निकलते हैं। मैं बूढ़ी जरूर हो गई हूँ, लेकिन इतनी कमजोर भी नहीं कि अपने जंगल के पक्षियों की हिफाजत ना कर सकूं। चील माँ जी, आपने मेरी जान बचाई और मैं थी कि आपकी ही जान की दुश्मन बनी थी। मुझे माफ कर दो। मेरी जान की दुश्मन? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? गुत्थी मत उलझाओ, मुझे बताओ क्या बात है। चील माँ जी, मैं चिड़िया से बहुत जलती थी। चिड़िया को रास्ते से हटाने के लिए और आपकी दोस्ती खत्म करवाने के लिए मैंने ये सब कुछ किया। फिर गौरी कवि सारी सच्चाई चील को बता देती है। तुमने बहुत बुरा किया, बहुत बुरा किया गौरी तुमने चिड़िया के साथ। तो जब तक चिड़िया तुम्हें माफ नहीं करेगी मैं तुम्हें माफ नहीं कर सकती। माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैंने ही उसके साथ बुरा किया है तो मैं ही ये मामला सुधारूंगी। मैं चिड़िया को ढूंढ के आपके पास लाऊंगी। जहाँ से भी लाऊं मैं चिड़िया को लाऊंगी। फिर गौरी कवि चिड़िया को ढूंढते ढूंढते उसकी माँ के जंगल की तरफ चली जाती है। रात भी हो जाती है। चिड़िया अपनी माँ के घर के बाहर बैठी होती है। चिड़िया की नज़र गौरी कवि पे पड़ती है, जो रात के समय उसके पास आ रही होती है। चिड़िया खुशी से उछलने लगती है। फिर गौरी सारी सच्चाई चिड़िया को बता देती है। चिड़िया को सुन के बहुत दुख होता है। गौरी बहन, मैं आपको माफ कर रही हूँ। मैं आपको अपने लिए और चील माँ जी के लिए माफ कर रही हूँ, लेकिन हसद के लिए हमेशा बुरा ही होता है। आपको हसद करना छोड़ देना चाहिए। गौरी कवि खुश हो जाती है और फिर वो दोनों उड़ते उड़ते वापस आ जाते हैं। चिड़िया को देख के चील तो बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो तीनों खुशी खुशी रहने लगते हैं।